नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी बाय राहुल असवाल। आज अपन अध्ययन करेंगे जंतु ऊतकों के बारे में। अपने मानव शरीर के अंदर जंतु की अपन बात करें तो उनके अंदर मुख्यतः 4 प्रकार के जंतु ऊतक पाए जाते हैं। उनमें से सबसे पहला है उपकला ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। तो अपने सबसे पहले अपन बात करेंगे ऊतक के बारे में कि वास्तव में ऊतक क्या होते हैं। उसके बाद में इनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे और क्रम से इन्हें सभी को पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऊतक क्या होता है। देखो, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो कोशिकाएं हैं वो सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं और वो आपस में मिलकर कौन सी कोशिकाएं जो समान आकार व आकृति की हो, जिनकी उत्पत्ति समान हो। ऐसी कोशिकाएं जिनकी आकार, आकृति, उत्पत्ति, संरचना या कार्य ये सभी समान हो, उन कोशिकाओं के समूह को अपन क्या बोलेंगे, ऊतक कहेंगे। ठीक है, इसलिए ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना है। ठीक है, कोशिका अगर आपको पता नहीं है कोशिका क्या है तो आप सर्च कर सकते हैं कोशिका विज्ञान राहुल असवाल, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, वो वीडियो देख लेना, उससे क्लियर हो जाएगा कोशिका क्या है। ठीक है, तो अपन अध्ययन करते हैं ऊतक के बारे में। देखो, जंतु ऊतक की बात करेंगे अपन यहाँ पे, और ऊतक की जो डेफिनेशन है वो है कोशिकाओं का वह समूह है जो संरचना, उत्पत्ति, कार्य में हमेशा कैसा हो, समान हो। ठीक है, और देखो, जब भी अपन बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, उनमें अध्ययन करने की एक शाखा पाई जाती है बायोलॉजी के अंदर, और उन शाखाओं को उनके अध्ययन के आधार पे अलग अलग वर्गीकृत किया है। जैसे अपन ऊतक का अध्ययन कर रहे हैं तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे अपन कहते हैं औतिकी या हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो अपन ऐसे अलग अलग शाखाओं के बारे में अपन नामकरण करेंगे। तो ऊतक के अध्ययन को अपन क्या कहेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन क्या करें, ऊतकों का अध्ययन करें, उसे अपन क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी या औतिकी कहते हैं। और ये जो औतिकी शब्द था ये रॉबर्ट मेयर नाम, क्या है, रॉबर्ट मेयर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। औतिकी के जनक वैज्ञानिक बाइचेट है। क्या नाम है, बाइचेट। बस अगर वैज्ञानिक से क्वेश्चन आएगा तो केवल यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ये 2 ही पूछ सकते हैं, मुख्य हैं। अब देखो, कार्य व संरचना के आधार पर जंतु ऊतकों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है उपकला ऊतक, उसके बाद में संयोजी, तीसरा है पेशी ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। अपन यहाँ सबसे पहले बात करेंगे उपकला ऊतक। देखो, नाम से ही स्पष्ट है, उपकला। ऊतक की परिभाषा मैंने बता दी। उपकला का मतलब है ऊपर की झिल्ली। कला का मतलब क्या होता है, झिल्ली होता है। कोशिका विज्ञान वाले में मैंने पूरा एकदम बताया डिटेल में। उप यानी ऊपर की ओर पाई जाने वाली झिल्ली, यानी ऐसे ऊतक जो अंगों के आवरण का कार्य करे। अब चाहे वो बाहर से सबसे बाहरी हो और अंदर से सबसे आंतरिक हो। ठीक है, उसे अपन क्या कहेंगे, उपकला ऊतक। जैसे बात करें अपन, उदाहरण ले अपनी आहार नाल का, जहाँ जैसे मुख से स्टार्ट होती है, मुख गुहा से, और एनस तक खत्म होती है अपनी आहार नाल। तो मुख गुहा के अंदर की बात करें तो मुख गुहा के अंदर की ओर जो आवरण पाया जाता है, ऊपर के अंदर की ओर सबसे अंदर वाला आवरण जो डायरेक्ट संपर्क में आता है भोजन के, उसे अपन क्या कहेंगे, आंतरिक उपकला ऊतक। और सबसे बाहर की ओर है वो भी उपकला ऊतक। कहने का मतलब इनका काम क्या होता है, मुख्यतः ये कवरिंग का काम करता है, चाहे अंदर से हो या बाहर से। ठीक है, इसलिए अपन इन्हें क्या कहते हैं, उपकला ऊतक। चलो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। यह शरीर के अंगों का आवरण बनाने तथा उन्हें सुरक्षित करने का कार्य करता है। क्या काम है, मुख्य काम क्या है, देखो आपको बस शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। एक तो आवरण और दूसरा कार्य क्या है, सुरक्षा प्रदान करना। तो उपकला ऊतक का कार्य तो क्या हुआ, आवरण बनाना और क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा। ठीक है, और इसके बाद में अपर बात करें इनकी, तो इनकी जो अगर बोलेंगे उत्पत्ति है। ठीक है, देखो जो सजीव है, मुख्यतः अपन बात करें जंतुओं में, जंतुओं के अंदर अगर मानव का ही उदाहरण अपन ले लें तो मानव का उदाहरण लेंगे तो मादा अंडाणु का क्या करेगी, निर्माण, और जो नर है वो शुक्राणु का निर्माण करेगा। निर्माण करने के बाद वो संलयन करेंगे। संलयन करने के बाद में एक संरचना बनेगी
जिसे अपन बोलते हैं युग्मंज, और वो युग्मंज गर्भाशय में अंतः स्थापित होकर भ्रूण का निर्माण करेगा। ठीक है, और ये विभिन्न, ये जो युग्मंज है ना, युग्मंज जो दोनों मेल और फीमेल गेमेट युग्मकों के संलयन से बनी संरचना युग्मंज है, वो युग्मंज क्या करता है, विभिन्न प्रकार की भ्रूणीय प्रावस्था या भ्रूणीय विकास की अवस्था से गुजर कर फिर क्या करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। और भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान, जब भ्रूण का परिवर्तन होता है उस दौरान यह सबसे पहले उत्पन्न होने वाला उत्तक है। तो कहने का मतलब, जब कोई भी सजीव भ्रूण की अवस्था में आता है तो सबसे पहले उसके अंदर जिस स्तर या उत्तक का निर्माण होता है वो उत्तक कौन सा होता है, उपकला उत्तक होता है। याद रखना इस बात को, ठीक है। तो भ्रूणीय परिवर्तन के में सबसे पहले उत्पन्न होने वाला उत्तक है कौन सा है, उपकला उत्तक। नेक्स्ट, इसके अंदर देखो रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स अनुपस्थित होने के कारण ये पोषण हेतु संयोजी उत्तकों पर निर्भर करते हैं। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि जो उपकला उत्तक हैं उनके अंदर रक्त वाहिकाएं अनुपस्थित होती है। अगर रक्त वाहिनियां ही नहीं होंगी तो पोषण कैसे प्रदान होगा। जैसे अपन अपनी बात करें तो मानव के अंदर क्या होता है कि जो भोजन अपन क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं और वो क्या होता है, जटिल रूप में लेते हैं अपन, वो पाचन की प्रक्रिया दौरान सरल अणुओं में टूट जाता है। और सरल अणु की बात करें तो अपन बोलेंगे ग्लूकोज। ठीक है, तो अब वो ग्लूकोज है या तो वो लीवर में स्टोर हो जाएगा या रक्त के माध्यम से विभिन्न अंगों व कोशिकाओं उत्तकों तक पहुंचता है। आई बात समझ में। तो उसी प्रकार उसके लिए रक्त को पहुंचने के लिए विभिन्न अंगों और कोशिका तक रक्त वाहिनिकाएं यानी नलिकाएं तो चाहिए ना। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं कि अपने एक कस्बा है छोटा और उसके अंदर बहुत बड़ी पानी की टंकी लगी होती है, गांव में आपने देखा होगा। तो उस टंकी के अंदर जो पानी है उसको पहुंचाने के लिए घर तक पहुंचाने के लिए नलिकाओं की आवश्यकता होती है। अगर वो नलिकाएं नहीं होंगी तो वो जल वहां पहुंचेगा नहीं। उसी प्रकार रक्त पहुंचाने के लिए रक्त वाहिकाएं आवश्यकता होती है उत्तकों तक या कोशिका तक। ठीक है, तो इसके अंदर तो ये अनुपस्थित है, तो पोषण भी कैसे प्रदान होगा। पोषण का अपन क्या बोल रहे, क्योंकि रक्त के अंदर ही पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तो ये क्या करता है, संयोजी उत्तकों पर निर्भर करता है उसके लिए। ठीक है, पोषण के लिए किस पर निर्भर करता है, संयोजी उत्तक। अपन नेक्स्ट उत्तक अपना संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू, जोड़ने का कार्य करें आपस में। ठीक है, उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा मैं। अब देखो इसकी एक इंपॉर्टेंट लाइन हो रहा है कि एकमात्र उत्तक है जिसकी उत्पत्ति तीनों जनन स्तरों से। अब देखो अपन ना जब निर्माण होता है युग्मन से भ्रूण के रूप में, ठीक है, तो शारीरिक वृद्धि होती है, उस दौरान 3 स्तर मुख्यतः बनते हैं। जैसे सबसे बाहर की ओर अगर बात करें तो उसे बोलते हैं एक्टोडर्म, बीच वाला जो स्तर है उसे बोलेंगे मध्यजन स्तर जिसे मेसोडर्म बोलते हैं, और तीसरा अंदर की ओर होता है जिसे एंडोडर्म या अंतजन स्तर बोलते हैं। ये 3 प्रकार के जनन स्तर होते हैं और ये तीनों जनन स्तर क्या करते हैं, अलग अलग अंगों का निर्माण करने में सहायता प्रदान करते हैं और उत्तरदायी होते हैं अंगों का निर्माण करने के लिए। ठीक है, तो लेकिन ये जो उपकला उत्तक है ये एकमात्र ऐसा उत्तक है जिसकी उत्पत्ति तीनों जनन स्तरों से होती है। किससे, एक्टोडर्म से भी होती है, मेसोडर्म से भी होती है और एंडोडर्म से भी होती है। ठीक है, और अलग जो उत्तक हैं वो सब, जैसे अपन बात करें संयोजी उत्तक, इनकी जो उत्पत्ति होती है, इनकी उत्पत्ति मुख्यतः मेसोडर्म से होती है। किससे होती है, मेसोडर्म से होती है। ठीक है, तो मतलब एक विशेष प्रकार का जनन स्तर से एक विशेष प्रकार के उत्तक का निर्माण होता है। लेकिन ये ऐसा उत्कला उत्तक है जिसका निर्माण तीनों प्रकार के जनन स्तरों से मिलकर होता है। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं संयोजी उत्तक, जिसकी उत्पत्ति अभी अभी मैंने बताई है मेसोडर्म से होती है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन अध्ययन करते हैं संयोजी उत्तक के बारे में। तो अपन संयोजी उत्तक एक बार नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका डिवाइडेशन वर्गीकरण है वो अपन थोड़ा बता देते हैं उपकला उत्तक का। अब देखो जो उपकला उत्तक है उसको खुद को 2 भागों में बांटा गया कोशिका के स्तर के आधार पर। मतलब ऐसे उपकला उत्तक जिनके अंदर केवल एक स्तर हो या वो एक स्तर से मिलकर बने हों उन्हें अपन बोलेंगे सरल उपकला उत्तक, और जिनके अंदर एक से अधिक स्तर पाए जाते हैं या बहुस्तरीय संरचना पाई जाती है उन्हें अपन बोलेंगे संयुक्त उपकला। अब संयुक्त उसे क्या बोलेंगे, संयुक्त बोलेंगे। ठीक है, 2 प्रकार के उपकला उत्तक है, संयुक्त उपकला, ठीक है, ये दूसरा है और ये पहला सरल उपकला उत्तक और दूसरा है संयुक्त उपकला उत्तक।
देखो सरल उपकला उत्तक जैसे कि मैंने बताया कि कोशिकाओं की एक परत या स्तर उपस्थित हो उसे अपन बोलेंगे सरल उपकला उत्तक, ठीक है। और जिसके अंदर कोशिका के एक से अधिक स्तर हो या अपन बोलेंगे बहुस्तरीय संरचना हो उसे अपन बोलेंगे संयुक्त या कंपाउंड एपिथेलियम। ये संयुक्त उपकला उत्तक कहलाते हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे सरल उपकला उत्तक के बारे में। देखो सरल जो उपकला उत्तक हैं इनके अंदर कोशिका की एक परत पाई जाती है, एक स्तर पाया जाता है, ठीक है। इसी वजह से इसे बोले सरल उपकला उत्तक। ये कोशिका की आकृति के आधार पर स्वयं 4 प्रकार के होते हैं। इनके अंदर भी जो कोशिका की आकृति है, अगर शल की है, घनाकार है, स्तंभाकार है, तो उसी आधार पे, उनकी आकृति के आधार पे इस सरल उपकला उत्तक को भी 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं शल की उपकला उत्तक, या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं सरल शल की उपकला उत्तक। क्या बोलेंगे? सरल शल की उपकला उत्तक, क्योंकि ये सरल उपकला का ही प्रकार है। तो सरल शल की उपकला या शल की उपकला एक ही बात है। इसकी कोशिकाएं चपटी अथवा शल्काकार होती है, चपटी होती हैं, शल्क के जैसी होती हैं, ठीक है। और यह फेफड़ों की कुपिकाओं, अपने जो फेफड़े हैं उनकी कुपिका कौन सा भाग होता है फेफड़े का? देखो समझाता हूँ। जैसे ये आपका श्वसन तंत्र है, ये ट्रेकिया, और इसे 2 भागों में श्वसनिकाओं में बांट दिएंगे। ये बांट दिया और फिर ये छोटी छोटी शाखाओं में आगे जाके छोटी छोटी ऐसी कुपिकाओं का निर्माण करती है, और इन कुपिकाओं के चारों तरफ पाया जाता है रक्तवाहिनियाँ। देखो ये कुपिकाएँ होती है, ठीक है। तो ये रक्तवाहिनियों के संपर्क में होती है। यहाँ क्या होता है? ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, ठीक है, आदान प्रदान होता है। ये होता है फेफड़ों का कुपिकाओं। मतलब इस भाग के अंदर जो उत्तक हैं वो कौन से हैं, इनके आवरण कौन से उत्तक बनाते हैं? शल की उपकला उत्तक बनाते हैं। तब लिखा है कि यह फेफड़ों की कुपिकाओं में। और हेनले लूप आप अगर उत्सर्जित तंत्र पढ़ोगे वहाँ मैं आपको बताऊँगा हेनले का लूप क्या होता है। एक हेयर पिन शेप जैसी संरचना है, ठीक है। और ये पाया जाता है नेफ्रॉन की संरचना में पाया जाता है। एक बार केवल आप नाम याद रखो, आगे जब भी आएगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, वापिस रिपीट करवा दूंगा। और बोमेन संपुट, ये भी नेफ्रॉन का ही भाग है, एक प्यालेनुमा संरचना होती है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा उत्तक है घनाकार उपकला उत्तक। सरल क्या बोलेंगे इसे? सरल घनाकार उपकला उत्तक या घनाकार उपकला उत्तक, क्योंकि इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? घनाकार होती है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे? घनाकार उपकला उत्तक। उसकी चपटी और शल की थी पहले वाले की इसकी। और ये क्या है? सामान्यतः ग्रंथियों में पाया जाता है ये घनाकार उपकला उत्तक, क्योंकि इसकी जो प्रकृति है वो स्राव यानी किसी पदार्थ का सेक्रेशन या स्राव छोड़ने की प्रकृति होती है, इसलिए ग्रंथियों में पाया जाता है, जैसे थायराइड, अग्नाशय और श्वेत ग्रंथियाँ। इसके बाद में बात करें स्तंभाकार उपकला। इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? स्तंभ यानी खंभे जैसी होती है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसे? स्तंभाकार उपकला। और इसका जो मुख्य प्रकृति होती है स्राव यानी किसी पदार्थ को छोड़ना और क्या करना? अवशोषण करना। ये 2 प्रकृति के कारण ये पित्तवाहिनी, पित्ताशय, अंडवाहिनी और शुक्रवाहिनी में उपस्थित होता है। आपके जो कंपटीशन के एग्जाम हैं उनके अंदर केवल यही क्वेश्चन आता है कि अंडवाहिनी निम्न में से कौन से उत्तक से निर्मित होती है? तो आप क्या बोलोगे? स्तंभाकार उपकला। अगर केवल ऐसा दे रखा हो उपकला, संयोजी, पेशी, तंत्रिका, तो उपकला लिख के आ जाएंगे आप, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं उत्तक के अंदर से। और इसके बाद में एक होता है कूट स्तरित उपकला। देखो ये एक प्रकार से रूपांतरित प्रकार है किसका? स्तंभाकार उपकला उत्तक का ही रूपांतरित प्रकार है कूट यानी आभासी स्तरित उपकला, ठीक है। तो ये सामान्यतः नर के मूत्र मार्ग का जो मध्य भाग है वहाँ पाए जाते हैं। ट्रेकिया यानी श्वास नाल, ठीक है, ये ट्रेकिया श्वास नाल में, और ब्रोंकाई यानी श्वसनिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। तो 2 जगह पाया जाता है कौन? कूट स्तरित उपकला। आई बात समझ में? यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं संयुक्त उपकला के बारे में। संयुक्त उपकला क्या है? कि ऐसे उपकला उत्तक जिनके अंदर कोशिकाओं के एक से अधिक स्तर पाए जाते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको मैं बताता हूँ आपको।